सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार आज अपने सुप्रीम होने का एहसास पूरे देश को कराया और एक ऐसा फैसला जिसको लेकर के पूरे देश में थू-थू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्किस बानो के सभी दोषियों को दोबारा से जेल में भेजने का फैसला दिया है। एक ऐसा फैसला जिसको लेकर के न केवल पूरे देश को बल्कि पूरी दुनिया को, जितने भी लोग इंसाफ पसंद है, उन सबको इंतजार था और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया। और सुप्रीम कोर्ट का जब ये फैसला मैंने देखा तो अचानक से एक शरीर के अंदर जो है महसूस हुआ संतुष्टि कि हाँ, कहीं तो कुछ तो है जो इस देश को अभी भी बचा करके रख रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है, कस करके लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है और सुप्रीम कोर्ट में तो जजों की बेंच ने आज बिल्किस बानो के दोषियों को दोबारा से जेल भेजते हुए अपने फैसले में जो कुछ पढ़ा है वो सुनने लायक है। आप सुनिएगा, एक एक पॉइंट, एक एक पद पर सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। और बिल्किस बानो का एक ऐसा केस है जिसको लेकर के ना केवल मैं ये कहूं कि मैंने इसको जो है बहुत सारी वीडियो बनाई है, मैं गुजरात गया और गुजरात जाकर के बिल्किस बानो के पति का इंटरव्यू मैंने किया, मैं ये कहूं, बल्कि आपको हजारों लाखों जो है वो कंटेंट आपको बिल्किस बानो को लेकर के मिलेगा। और बिल्किस बानो के केस में जिस तरह से जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हुआ और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस पर संज्ञान लिया। और याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले से बोल रहे थे, उसके तुरंत बाद बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई होती है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए जो है ये बात कही है कि ये बिल्किस बानो के जो आरोपी हैं उनको जेल में दोबारा भेजा जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीबी नागरत्ना, उनका जो है ये फैसला रहा, वो इस फैसले में शामिल रही और बिल्किस बानो के केस में बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पीड़ित हैं उनकी बात को सुना जाना चाहिए, उनके दर्द को सुना जाना चाहिए। गुजरात सरकार, बीजेपी की सरकार, गुजरात सरकार का फैसला उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। और याद करिए, वो तस्वीरें भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा जब किस तरह से फूल माला पहना करके उन बलात्कारियों को संस्कारी बताया गया और संस्कारी बताते हुए उनके बारे में क्या क्या बातें कही गई। तो वो सारी चीजें भी, उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन बहुत ऐतिहासिक फैसला है, एक नजीर है और उम्मीद करते हैं कि कम से कम बीजेपी के जो नेता प्रवक्ता इसको लेकर के लगातार इसको लेकर के डिफेंड करते रहे टीवी पर, अब इसको लेकर के माफी जरूर मांगेंगे कि हाँ, हमारी सरकार से गलती हुई थी और हमारी सरकार को यह नहीं करना चाहिए था जो किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो दोषी, वो आरोपी नहीं है, वो दोषी है, क्योंकि सजा का फैसला जो है वो हो गया था, दोष सिद्धि हो चुकी थी। और उसके बाद में 1992 की जो कानून की पेचीदगियां है उसका सहारा लेते हुए गुजरात की सरकार ने उनकी रिहाई के लिए जो है वो गुजरात सरकार में हाई कोर्ट के अंदर इस बात को रखा और उसके बाद में उनको जो है वो रिहाई हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी रिहाई भी कब हुई? गुजरात चुनाव से पहले। तो ये सारी चीजें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि बिल्किस बानो गैंगरेप के केस में जो 11 दोषी हैं उनको फिर से जेल भेजा जाए और 2 हफ्ते के अंदर अंदर उनको सरेंडर करना होगा। 2002 के अंदर जब गुजरात में दंगे हुए थे, उस वक्त में बिल्किस बानो के साथ में बलात्कार किया गया। बिल्किस बानो गर्भवती थी उस वक्त में, उसके साथ में बलात्कार किया गया, उसके छोटे बच्चे को जमीन पर पटक करके मार दिया गया और फिर उसके बाद में उसके पूरे परिवार को, तकरीबन पूरे के पूरे परिवार को वहां पर एक हत्याकांड के अंदर खत्म कर दिया गया, बहुत निर्मम तरीके से खत्म कर दिया गया। और ये फैसला तो एक नजीर बनना चाहिए था भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को या बीजेपी की सरकार को एक नजीर के तरह से इस फैसले को देना चाहिए था कि देखिए, एक इतना निर्मम तरीके से हत्याकांड हुआ और उस हत्याकांड के बाद में जो उसके आरोपी हैं, उसके आरोपियों को हम सख्त से सख्त सजा दिलवा रहे हैं और उनकी रिहाई किसी प्रकार से कहीं से भी संभव नहीं है।
ये जो है बातें कही जानी चाहिए थी, लेकिन ये बातें नहीं हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने आज इन्हीं चीजों का जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि और कौन से ऐसे प्रदेश हैं जिसमें, और कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें इस तरह से फैसला आया है, या उनमें जो है वो इस तरह से दोषियों को छोड़ा गया है। जब ये सवाल पूछे गए वहां पर, तो क्या कुछ उसका जवाब दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर पूछा कि जो ये आरोपी आपने, ये जो दोषी आपने छोड़े हैं और 14 साल की उनकी सजा हो गई थी, उस सजा का हवाला देते हुए आप उसमें जो छूट लेना चाह रहे थे और आप उनको छोड़ रहे हैं, तो क्या आप ये बताइए कि 14 साल के बाद में जब वो दोषी बाहर गए हैं तो दोषी कुछ नहीं करेंगे? वो दोषी समाज के लिए, बिल्किस बानो के लिए किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं है? ये उल्टा तो जो है वो दोषी इतने खतरनाक थे कि जब वो जेल में भी थे 14 साल के लिए, तो उस वक्त में भी जब वो घर आते थे तो बिल्किस बानो को अपने ठिकाने बदलने पड़ते थे। हर 6-6 महीने में बिल्किस बानो को अपना घर बदलना पड़ता था। वो हर 6 महीने के बाद में दूसरे शहरों के अंदर किराए पर रहती थी। तो कहीं ना कहीं एक तरह से खौफ की जिंदगी या सजा वो बिल्किस बानो को मिली है। बिल्किस बानो ने उस सजा को भुगता, और आज भी बिल्किस बानो सार्वजनिक तौर पर कहां है, कहां रहती है, वो जानकारी सबके सामने नहीं आती है और ना ही लाई जाती है, क्योंकि आज भी बिल्किस बानो की जान को खतरा है। लेकिन ये सब कुछ देखते समझते हुए भी बिल्किस बानो के आरोपियों को वो छोड़ दिया गया, दोषियों को छोड़ दिया गया। आरोपी नहीं, दोषियों को छोड़ दिया गया। दोष सिद्धि हुई थी, और दोष सिद्धि होने के बाद में गुजरात सरकार ने कहा कि 1992 का जो फैसला है, या 1992 की जो दलील है सुप्रीम कोर्ट की एक केस की, उसी की जो है वो कमजोरियों का या बारीकियों का जो है फायदा उठाते हुए कहा कि इनकी 14 साल की सजा पूरी हो गई है और अब इनको वापस कर दिया जाए और इनको छोड़ दिया जाए। और उसके बाद में आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो है वो बिल्किस बानो के जो दोषी थे, बिल्किस बानो के दरिंदे आप उनको कहिए, उन दरिंदों ने कैसे जो है वो बाहर आकर के उनका स्वागत किया गया, फूल मालाएं उनको पहनाई गई, और फूल माला पहनाने के साथ साथ जो है उनको संस्कारी बताया गया, ब्राह्मण बताया गया। बताइए, जो व्यक्ति इस तरह से किसी केस के अंदर, इस इतने निर्मम केस के अंदर सजा याफ्ता हो, सजा उन्होंने काटी हो, और उनको ऐसे स्वागत करवाया गया, और उसमें कई बीजेपी के विधायक थे। गोधरा का ये कांड था, और गोधरा से बीजेपी का वो विधायक जीत भी गया। तो बताइए, बीजेपी तो बार बार इसी बात को दोहराती, इसी बात को कहती है कि देखिए हमारे पास में तो जनमत है, हम वोट से जीत रहे हैं, और अगर हम वोट से जीत रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं चीजों को बदलेंगे। और अभी भी एक बात ये भी है कि अब ये मामला जो है वो दोबारा से बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर भी जाएगा, वहां पर सरकार बदल गई है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, और ये सारी चीजें ये बताने के लिए काफी है कि मौजूदा समय के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, या प्रधानमंत्री जो महिलाओं को मजबूत करने की बात लाल किले से कहते हैं, वो कितनी जो है वो खोखली है। और इस फैसले के अंदर जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया उनकी बेंच थी, और इन्होंने फैसला सुनाया, और फैसला सुनाते हुए इन्होंने सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, ये कहा उन्होंने। बड़ी बात कही है उन्होंने, कहा कि सजा जो है वो अपराधों को रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित की भी तकलीफ की चिंता करनी चाहिए। इस बात का जिक्र जो है वो बिल्किस बानो को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला देने का कोई अधिकार नहीं है, वह दोषियों को कैसे माफ कर सकती है। सुनवाई महाराष्ट्र में हुई तो रिहाई का फैसला भी वहीं की सरकार देगी। जिस राज्य में अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है, सजा भी वही सुनाई जाती है, तो उसी को दोषियों की माफी की याचिका पर फैसला लेने का अधिकार है। तो ये बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप पीड़िता की तकलीफ को सुन रहे हैं? आप जो सजा उनको दी गई है अपराधों को रोकने के लिए दी गई है, लेकिन आप उनको जो है वो रिहा कर दे रहे हैं। और जब सजा का ऐलान मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से हुआ, महाराष्ट्र की तरफ से हुआ, तो आप कैसे जो है वो गुजरात के अंदर बैठ करके गुजरात सरकार की तरफ से जो है वो, या गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से रिहाई के आदेश दे सकते हैं? इस बात को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। फिर आगे जो कहते हैं कि 2002 में जस्टिस अजय रस्तोगी रिटायर्ड, उस फैसले को भी रद्द कर दिया गया जिसमें 11 दोषियों को गुजरात सरकार से शीघ्र माफी के लिए अपील करने की अनुमति दी गई थी, उसको भी रद्द कर दिया है।
गुजरात सरकार ने इन्हें 15 अगस्त 2022 को रिहा किया था और ये 15 अगस्त 2022 को रिहाई तब हुई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लाल किले से पूरे देश को संबोधित कर रहे थे और उसमें महिलाओं के लिए उन्होंने किस तरह की बात की, महिलाओं को मजबूत करने की बात की। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण खत्म हुआ उसके तुरंत बाद खबर आती है कि बिल्किस बानो के जो दोषी हैं उनको रिहा कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन 11 दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर जेल में दोबारा से सरेंडर करने के लिए कहा है। बिल्किस बानो के जो आरोपी हैं, बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के खिलाफ 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी। पहली याचिका थी जिसमें 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत जेल भेजने की मांग की थी। दूसरी याचिका थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट में मई में दिए गए आदेश पर विचार करने की मांग की गई थी कि आप अपने जो आदेश आपकी तरफ से दिया गया है उस पर आप दोबारा से जो है विचार करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार फैसला लेगी। मतलब कि जब ये पहले मामला 15 अगस्त 2022 को जब उनको रिहा किया गया उसके बाद में देश के अंदर इस बात को लेकर के गुस्सा दिखा, पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के गुस्सा दिखा कि आप कैसे उन लोगों को आप छोड़ सकते हैं, उन लोगों को रिहा कर सकते हैं जो कि निर्मम तरीके से एक 5 साल की बच्ची उसको जो है जमीन पर पटक करके मार दिया गया, एक गर्भवती महिला उसका बलात्कार किया गया, उसके पूरे परिवार को मार दिया गया और उसी के जो दोषी हैं उन 11 दोषियों को आप जेल से रिहा कर देते हैं। और जेल से ना केवल रिहा किया गया बल्कि उनको फूल मालाएं पहनाई गई, उनको संस्कारी बताया गया। तो वो सारी चीजों को लेकर के गुस्सा था। फिर मामला जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो सुप्रीम कोर्ट में 2 बातें रखी गई। सुप्रीम कोर्ट में एक पहली बात ये रखी गई, पहली जो है वो याचिका ये डाली गई कि आप जो है वो इन दोषियों को दोबारा से जेल में भेजिए। दूसरी याचिका ये डाली गई कि आपने जो फैसला दिया है कि इस पर गुजरात सरकार ही फैसला लेगी, क्योंकि गुजरात सरकार ने ही रिहाई के जो है आदेश दिए थे। लेकिन अब पूरा मामला पलट गया और जिस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत में लोगों को कम से कम राहत दिखाई देती है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत में कम से कम लोगों को ये जरूर लगता है कि हाँ कोई तो है, कहीं तो है जो सुनवाई हो रही है, कहीं तो है जो लोगों की आवाज को सुन रहा है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से उस बात पर जो है वो अपना मोहर लगाई। आगे इसमें सुनिए आगे क्या कहा गया है। कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार लेगी। बिल्किस ने कहा कि जब केस का ट्रायल वो महाराष्ट्र में चला था तो गुजरात सरकार कैसे फैसला ले सकती है। केस के सभी 11 दोषियों को अमृत महोत्सव के तहत रिहा किया गया था। ये अपने आप में बहुत शर्मिंदगी की बात थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत काल के नाम पर अमृत महोत्सव चलाया और उस अमृत महोत्सव में अगर छोड़ने का काम किया तो ऐसे दरिंदों को छोड़ने का काम किया। 13 मई 2022 के आदेश के इस्तेमाल शक्तियों को हड़पने और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का जो है वो दुरुपयोग किया गया और इस पर जो है गुजरात सरकार के छूट के आदेश को रद्द करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी की गई है। दोबारा सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 बड़ी टिप्पणियां की गई इस मामले के अंदर। 13 मई 2022 के आदेश का इस्तेमाल शक्तियों को हड़पने और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए किया गया। हम शक्तियों को हड़पने के आधार पर गुजरात सरकार के छूट के आदेश को रद्द करते हैं, ये बात कही गई। आगे वो कह रहे हैं कि गुजरात सरकार रिहाई करने के लिए सक्षम नहीं है, वह दोषियों को कैसे माफ कर सकती है। सुनवाई महाराष्ट्र में हुई तो रिहाई का फैसला भी वही की सरकार करेगी। सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़िता की तकलीफ की भी चिंता करनी चाहिए। अब देखिए बड़ी बात इसमें यह है कि अब ये मामला महाराष्ट्र में दोबारा से भी जाएगा। हालांकि उनको 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के बाद में उस पर अगर दोषियों के वकील चाहते हैं तो वो जाकर के अपील करें महाराष्ट्र के हाईकोर्ट में, मुंबई हाईकोर्ट में जो है जाकर के अपील करें और मुंबई हाईकोर्ट जो है फिर इस पर सुनवाई करेगा और मुंबई हाईकोर्ट फैसला करेगा कि ऐसे दरिंदों की जो है वो सजा वो कम होनी चाहिए, माफ होनी चाहिए या ऐसे दरिंदों को रिहा किया जाना चाहिए। हालांकि अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से फटकार लगी है तो बहुत संभव नहीं है कि मुंबई हाईकोर्ट इस तरह से कहे, लेकिन अब सरकार बीजेपी की ही है, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की ही गठबंधन की सरकार है। तो अगर ऐसे में अगर वहां से कुछ दोबारा से फेरबदल होता है तो फिर उसमें क्या कहें। अब देखिए जस्टिस नागरत्ना ने इसमें क्या कहा। जस्टिस नागरत्ना कह रही है कि पलोटो ने कहा था कि सजा प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए। क्यूरेटिव थ्योरी में सजा की तुलना दवा से की जाती है।
अगर किसी अपराधी का इलाज संभव है तो उसे मुक्त कर दिया जाना चाहिए। यह सुधारात्मक सिद्धांत का आधार है, लेकिन पीड़ित के अधिकार भी महत्वपूर्ण है। नारी सम्मान की पात्र है। क्या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों में छूट दी जा सकती है? ये वो मुद्दे हैं जो उठते हैं। अब देखिए, बड़ी बात कही यहां पर इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट की जज बीबी नागरत्ना, उनकी तरफ से कहा गया है कि सजा जो है वो एक इलाज की तरीके से है, कि कोई अपराधी है, वो समाज के अंदर अपराध करके आता है, उसको जेल में डाला जाता है, जेल में डालने के बाद में उसको सजा दी जाती है। और कोई भी कोर्ट है जिसके सामने लाया जाता है उस आरोपी की रिहाई के लिए, उस दोषी की रिहाई के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट को या कोई भी कोर्ट को ये देखना चाहिए कि जो दोषी जिसने बाहर समाज में अपराध किया उसको सजा दी गई, तो क्या दोबारा से समाज के अंदर जाकर के कोई अपराध करेगा? इस बात को देखना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की जज की तरफ से कहा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज जो इसी मामले में सुनवाई कर रहे थे, दो जजों की बेंच थी, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज नागरत्ना की तरफ से कहा गया कि हमें योग्यता एवं स्थिरता के आधार पर रिट याचिकाओं पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद में ये बातें सामने आती हैं। अब देखिए, बड़ी बात इनकी तरफ से कही गई है और इन्होंने 4 अहम पहलुओं का जिक्र किया है। जज साहब ने जो है वो 4 अहम पहलुओं का जिक्र किया। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि क्या पीड़िता द्वारा धारा 32 के तहत दायर याचिका सुनवाई के योग्य है? पहला सवाल उन्होंने उठाया। दूसरा कहा कि क्या छूट के आदेश पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिकाएं मानने योग्य हैं? तीसरा सवाल, क्या गुजरात सरकार छूट आदेश पारित करने में सक्षम थी? जो जस्टिस नागरत्ना ने कहा वही बात उन्होंने कही। क्या दोषियों को छूट का आदेश कानून के अनुसार दिया गया? ये भी अपने आप में जो है बड़ी बात है। हाँ, ये जो चौथा पॉइंट है, इसमें दोषियों के पक्ष में चीज जा सकती है कि हाँ 14 साल का एक पीरियड, लंबा पीरियड उन्होंने जेल के अंदर बिताया और 14 साल के बाद में उनको जो है वो बाहर कर दिया जाना चाहिए। ये एक प्रावधान है इसमें। लेकिन जब इस तरह के क्रूर, निर्मम, इस तरह के ऐसे अपराध जब पूरी दुनिया में जिसको लेकर के हुई है, तो कम से कम उन अपराधों में तो हम ये देखें कि उन अपराधों में हम सख्ती दिखाएं, ताकि देश के सामने, समाज के सामने, पूरी दुनिया के सामने हम नजीर पेश कर सकें। हम नजीर पेश कर सकें कि हम फैसला लेते हैं और जहां तहां पर भी जरूरत होती है, जहां तहां पर भी सख्ती की जरूरत होती है, तो वहां पर हम सख्ती दिखाते हुए जो है वो फैसला ले रहे हैं। लेकिन अगर आप इतना लचीला रवैया दिखाएंगे कि एक ऐसा निर्मम तरीके से गैंगरेप किया गया, पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया, गर्भवती महिला थी उसका गैंगरेप किया गया, उसकी छोटी बच्ची को फर्श पर पटक करके मार दिया गया, उसके जो 11 दोषी हैं, उनको सजा मिली कोर्ट से, उनको आप रिहा कर देना, क्या देश दुनिया में मैसेज दे रहे हैं? और ये सारी बातें कही जस्टिस नागरत्ना की तरफ से, साहब जो है नागरत्ना की तरफ से कहा गया कि जॉर्ज बर्नार्ड साहा को कोर्ट ने कहा था कि लोग खाने से भी डरते हैं, और जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अपराध की घटनाओं का स्थान कारावास का स्थान है, प्रासंगिक विचार नहीं है। जहां अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है, सजा सुनाई जाती है, वह सही सरकार है। अपराध किए जाने के स्थान की बजाय मुकदमे की सुनवाई के स्थान पर जोर दिया जाता है। 13 मई 2022 का फैसला, जिसने गुजरात सरकार को दोषियों को माफ करने पर विचार करने का निर्देश दिया था, दोषियों के साथ अदालत के साथ में धोखाधड़ी करके भौतिक तथ्यों को छिपा करके प्राप्त किया गया था। बहुत बड़ी बात कही है यहां पर सुप्रीम कोर्ट की जज बीबी नागरत्ना। वो कह रही हैं कि आप ये बताइए कि तथ्यों को छुपा करके आपने सरकार ने कोर्ट से फैसला दिलवाया। और दूसरी बड़ी बात वो ये कह रही है कि जो जेल होती है, वो जेल अपराधियों के ऊपर लगाम कस करके अपराधियों को जो है वो इस बात का एहसास करवाने के लिए कि हाँ उन्होंने अपराध किया था, उस बात का एहसास करवाने के लिए जेल का स्थान होता है। जेल का स्थान कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहां पर उन अपराधियों को जो है वो बाहर लेकर के आया जाए या नहीं लेकर के आया जाए, इस बारे में जो है विचार किया जाए। अब उनके नाम मैं आपको बताता हूं। जो 11 दोषी थे, 11 दोषियों के नाम आप सुन लीजिए। 11 दोषियों के नाम है, पहला नाम है राधेश्याम शाह, शैलेश भट्ट, मितेश भट्ट, प्रदीप मोदिया,
रमेश चांदना, जसवंत नई और गोविंद नई, राजू भाई सोनी, बिपिन चंद्र सोनी, केसर भाई वोहनिया और बाका भाई वोहनिया, ये 11 दोषी थे जो बिल्किस बानो के केस में जिनको सजा मिली। और अब ये सोचिए कि बिल्किस बानो के केस में कितना मुश्किल काम था सबूतों को इकट्ठा करना। बिल्किस बानो के केस में बहुत मुश्किल काम था सबूतों को इकट्ठा करना। वो खबर मैंने बहुत डिटेल से की है। गुजरात में मैं गया तब वहां पर बिल्किस बानो के पति का जब मैंने इंटरव्यू किया वहां पे, तो कई सारी बातें ऐसी होती है जो कैमरे पर बता दी जाती है, कई सारी बातें ऐसी होती है जो कैमरे पर नहीं बताई जाती है। बिल्किस बानो जब ये 2002 के अंदर जब दंगा हुआ तो बिल्किस बानो का जो परिवार है वो डर गया था, सहम गया था। और जिस तरह से उनके गांव में पूरा कत्लेआम का एक तरह से माहौल दिखाई दे रहा था, तो उसके बाद में उनका पूरा परिवार जो है, गुजरात का 2002 का गोधरा का दंगा, पूरा परिवार जो है वो भाग खड़ा हुआ। गांव सब लोग भाग रहे थे, गांव छोड़ छोड़ करके भाग रहे थे। और पूरा परिवार जिसमें 10-11 जो है वो लोग थे, पूरा परिवार भाग रहा था। वो रातों रात जो है वो खेतों से होते हुए और आगे निकल रहे थे। वो लोग कहीं पर जो है उन्होंने जाकर के शरण दी, खेतों के अंदर जो छिपे हुए थे। लेकिन वहां पर जो है ये 11 आरोपी तो ये है, और बाकी ना जाने कितने आरोपी सबूतों के अभाव में जो छूट गए, सबूतों की कमी की वजह से छूट गए हैं। तो वो लोग वहां पर आते हैं और वो खेतों के अंदर वो जो तमाम महिलाएं उनके परिवार में थी, 5-6 महिलाएं थी, उनको जो है वो उनके साथ में गैंगरेप करते हैं। गैंगरेप करने के बाद में उनको मार देते हैं। जो और छोटे बच्चे थे उनको मार देते हैं। और किसी तरीके से जो है इन लोगों ने वहां से जैसे तैसे करके अपनी जान बचा करके वो भागे। कुछ लोगों को अधमरा मान करके छोड़ करके चले गए। जब उनकी पूरी हवस खत्म हो गई और उन लोगों को लगा कि अब ये तो मर ही गए हैं, मर ही जाएंगे, तो वो इनको मरा मान करके छोड़ करके चले गए। और फिर उसके बाद में जो है वो वहां से बिल्किस बानो का जो है वो आगे निकलती है। फिर आगे जाकर वो एक थाने के अंदर पहुंचती है बिल्किस बानो थाने में पहुंच करके वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराती है। और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में फिर वहां से एक कांस्टेबल जो है उसके साथ भेजा जाता है। वो कांस्टेबल वो खेतों में पहुंचता है, वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। सबूत बहुत ज्यादा नहीं थे उस वक्त में, केस बहुत ज्यादा थे। पुलिस के लिए अपने आप में बहुत बड़ी समस्या ये थी कि कैसे उन जो इस तरह के केस आ रहे थे लगातार निकल निकल करके, तो उन पर जो जांच करे, क्योंकि सरकार आपको पता है कि किस तरह से कार्रवाई करती है, सरकार की मंशा क्या होती है वो आपको पता है। तो ऐसे में उस वक्त में जो चीजों को इकट्ठा किया गया और बिल्किस बानो ने एक तरह से जिस इस लड़ाई को पूरा लड़ा, और बिल्किस बानो लगातार जो छिपती रही, भागती रही, और 5 महीने की उस वक्त में गर्भवती थी, तो ये सारी चीजें वो बिल्किस बानो ने एक तरह से झेली है। बिल्किस बानो का परिवार बताता है कि वो 5 महीने 6 महीने से ज्यादा किसी शहर में ठहरती नहीं है। वो दूसरा जो है वो अपना जगह बदलती रहती है, क्योंकि आज भी उसकी जान को खतरा है। तो ये सारी चीज है। और फिर उसके बाद में 21 साल की केवल उम्र थी उसकी, बिल्किस बानो की 21 साल। अब सोचिए एक 21 साल की एक आम लड़की, और जिसकी एक छोटी बच्ची है, एक उसको उसके सामने पटक करके मार दिया जाए, और एक 21 साल की लड़की जो कि एक 5 महीने की गर्भवती है, पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया जाए। कम से कम उसके साथ में हमारी सहानुभूति होनी चाहिए, उसको हमें इंसाफ दिलवाना चाहिए, उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। लेकिन उल्टा काम यहाँ पर हुआ था। तो 17 लोग थे पूरे इसके परिवार के अंदर, बिल्किस बानो के परिवार के अंदर, जिसमें से 7 लोगों की जो है वो हत्या कर दी गई, और 6 लोग जो है अभी तक भी लापता है। तो लापता का मतलब आप क्या समझते हैं? उन लोगों को किसी को मार करके किसी कुएं में डाल दिया गया होगा, किसी नहर में या कहीं और जो है वो बहा दिया गया होगा, वो लोग आज तक नहीं मिल पाए हैं। तो वो आप मान करके चलिए कि 13 के 13 लोग जो है वो खत्म हो गए एक तरह से। हमले में सिर्फ बिल्किस, एक शख्स और 3 साल का बच्चा ही जो है वो जिंदा बचे थे। जिंदा भी क्या बचे थे, वो एक जिंदा लाश की तरह से बचे थे एक तरह से। 2008 के अंदर इन 11 आरोपियों को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने वो सजा दी थी, और करीब 9 साल तक ये सीबीआई की गोधरा की जेल में इनको भेज दिया गया था। वहां पर ये लोग रहे, और 14 साल की इनकी सजा जो है वो हुई। और आरोपियों को जो है मुंबई की उस वक्त में ओर्थर रोड जेल और उसके बाद में नासिक जेल में रखा गया, और उसके बाद में 9 साल तक इनको गोधरा जेल में भेज दिया गया। और गोधरा से ही बीजेपी के विधायक हैं जो दोबारा भी जीत गए हैं। गोधरा में इस वक्त मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गया था 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए, तो वहां पर भी लोगों से जब हम बात कर रहे थे, तो वो विधायक जो है जिस तरह से है, और वहां पर जिस तरह से सावरकर को लेकर के जो जलवा उनका दिखाई देता है, जलवा ही कहूंगा मैं इसको, क्योंकि मेरे पास में
और दूसरे शब्द नहीं है, और दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करना भी सही नहीं होगा। राजनीतिक तौर पर जो है इसको खूब बीजेपी के खिलाफ बुनाया गया, बीजेपी के खिलाफ इसको कहा गया, लेकिन बीजेपी ने कभी इस चीज को उस तरह से लिया नहीं, और बीजेपी लगातार जो है इस चीज को हल्के में लेती रही। और फिर जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता चला गया, बीजेपी ने इस चीज को जो है वो और हल्के तरीके से लेती रही, और आखिरकार जब अब ये फैसला आया है तो कम से कम ये उम्मीद की जानी चाहिए कि बीजेपी कम से कम इस मामले पर अब जरूर माफी मांगे, और जरूर माफी मांगते हुए उन 11 आरोपियों को, उन माफ कीजिए दो दोषी कहना चाहिए, दोषियों को 2 हफ्ते का समय जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि उनको सरेंडर करवाइए, उनको आप जेल भेजिए दोबारा से, तो अब कोई अड़ंगा जो है वो बीजेपी की तरफ से कम ना लगाया जाए। क्योंकि इतनी छीछा लेदर के बाद में भी अगर अड़ंगा लगाया जाता है तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बातें कही जाती हैं वो अपने आप में कितनी बेमानी हो है वो आप खुद तय कर लीजिए। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से रोशनी दिखाई है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ऑक्सीजन दी है लोगों को, इंसाफ को। ऐसे लोग जो कि इतनी लंबी लड़ाई लड़ते हैं, बिल्किस बानो वाकई पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है कि 21 साल की औरत, सिर्फ 21 साल की, और कोई बहुत ज्यादा उसका एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं रहा था, कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं था, बहुत सामान्य सा परिवार था उसका, बहुत गरीब परिवार था, और उस परिवार से उठ करके वो जो है वो इतनी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हुई, और फिर उसके बाद में कभी पीछे नहीं हटी। सोचिए कि ऐसी लड़ाइयां जब होती हैं तो पूरे के पूरे परिवार को खरीद लिया जाता है, पूरे के पूरे परिवार को कह दिया जाता है कि आपको फला राज्य के अंदर इतनी बड़ी जमीन दे रहे हैं, इतना बड़ा घर दे रहे हैं, इतना बड़ा बंगला दे रहे हैं, आपके इतना पैसा दे रहे हैं, आप लोग अपना केस जो वापस ले लीजिए। तो बहुत सारे लोग जो है वो वापस अपना केस मुकदमा ले लेते हैं, लेकिन बिल्किस बानो डटी रही, लड़ती रही, अपनी पहचान को जो है छिपाती रही, भागती रही, लेकिन आखिरकार वो बिकी नहीं, डरी नहीं, हटी नहीं और झुकी नहीं, और उसका नतीजा था कि दोबारा से एक बार जीत हुई है। और जिस वक्त में 2022 के अंदर 2 साल पहले जब इसके दोषियों को रिहा किया गया तो बिल्किस बानो की केवल और केवल जो है वो एक जो प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई थी, हालांकि उनका कोई इंटरव्यू निकल करके सामने नहीं आया। बिल्किस बानो के पति का इंटरव्यू जो है वो एक तो जरूर हुए, लेकिन बिल्किस बानो का इंटरव्यू कोई बड़े लेवल पर निकल करके सामने नहीं आया। वो एक तो जो प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई बिल्किस बानो की तरफ से, तो उन्होंने कहा है कि मैं आज वैसा ही महसूस कर रही हूँ जैसा उस दिन मेरे साथ हुआ। तो बहुत कुछ ऐसा है जो हमें दिखाता है, बताता है कि देखिए किस तरह से चीजें होती, सिस्टम कैसे काम करता है, ताकतवर के साथ में कैसे सिस्टम खड़ा होता है। लेकिन अगर आप खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, तो एक ना एक दिन सच की जीत जरूर होती है। और सत्यमेव जयते शायद ऐसे ही नहीं कहा जाता, लेकिन ये जरूर है कि इसमें सत्यमेव जयते कहलवाने के लिए, सच की जीत बताने के लिए, दिखाने के लिए बहुत कुछ जो है वो बिल्किस बानो को अपना दांव पर लगाना पड़ा। और बहुत कुछ जो है वो ऐसा है जो आज भी देश को जो है वो नजीर के तौर पर दिखाई नहीं देता है। अभी याद करिए, अभी कुछ रोज पहले जब बीएचयू का कांड हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर जब कांड हुआ, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर कांड होता है और गैंगरेप उसमें भी किया जाता है, और एक हफ्ते में जो है उनकी आरोपियों की पहचान कर ली गई थी, लेकिन उनकी जो गिरफ्तारी है वो 60 दिन लग गए। 60 दिन लग गए जब उनकी गिरफ्तारी हुई, और 60 दिनों के बाद में जो है उनकी गिरफ्तारी होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि 60 दिनों के बाद में जब उनकी गिरफ्तारी हुई, और फिर जैसे जो वहां पर अभी आरोपी हैं उस बच्ची के साथ में जो गन पॉइंट के ऊपर जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर जो गैंगरेप किया गया और उसकी वीडियो बनाई गई, तो उसमें बीजेपी के जो नेताओं के साथ में फोटो मिले। जो आरोपी हैं उनका नरेंद्र मोदी के साथ में फोटो है, जो आरोपी हैं उनका योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो है, जो आरोपी है उनका स्मृति ईरानी के साथ फोटो है, जेपी नड्डा के साथ फोटो है, बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ में उनके फोटो है। तो उस खबर पर किस तरह से जो है वो सन्नाटा छा गया, उस खबर पर कैसे जो है वो पर्देदारी की कर दी गई, और उस खबर को जो है कैसे अब दबाव सा दिया गया है। तो अभी भी इतना आसान नहीं है कि कोई बिल्किस बानो के साथ में, हालांकि बिल्किस बानो तो ऐसी ना जाने एक है, बल्कि ऐसा हर मिनट में, हर घंटे में कहीं ना कोई बिल्किस बानो जो है वो गैंगरेप का देश के अंदर जो है शिकार हो ही रही होती है। वो आंकड़ों में कितना दर्ज हो पाता है, कितना दर्ज नहीं हो पाता, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जरूर है कि अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई दिल्ली में जिस तरह से निर्भया का कांड हुआ या बिल्किस बानो का कांड हुआ तो बहुत कुछ जो है वो बदल गया है। अभी भी बहुत कुछ नहीं बदला है, ये हम देखते हैं। और बहुत कुछ ऐसा है
जिसको अभी भी बदला जाना जरूरी है। लेकिन बिल्किस बानो ने जरूरी तौर पर एक बड़ी लड़ाई लड़ी और देश को, दुनिया को ये दिखाया कि ताकतवर लोग कितने ही भले ही ताकतवर हों, लेकिन अगर आप उनके साथ उन्हें डट करके खड़े रहेंगे, आप झुकेंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं, आप बिकेंगे नहीं, आप हटेंगे नहीं, तो एक ना एक दिन पूरी दुनिया मिलेगी एक साथ में और आपकी आवाज को सुनने के लिए उनको मजबूर होना पड़ जाएगा। कीमत इसके लिए आपको चुकानी पड़ती है, कीमत चुकाई भी गई है, लेकिन हाँ ये सही है कि आज कम से कम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक न्याय की उम्मीद जरूर सही है। तो बहरहाल बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत बड़ी खबर है। और आप क्या सोचते हैं बिल्किस बानो की धैर्य के बारे में, बिल्किस बानो के साहस के बारे में? जरूर 2 शब्द जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।